गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज की इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी, बहुत ज़्यादा चांसेस है। ये आपके प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सब पढ़ लेते हैं, बट एग्जैक्ट आंसर लिखने में ना नंबर कट ही जाते हैं। तो एग्जैक्ट आंसर को हमें समझना और कैसे लिखना होता है वो हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मेरी एक बात माननी है। आपको जैसे ही मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, अगर आपको उसका आंसर, आपने चैप्टर पढ़ा है, उसका आंसर आता है, मन में सोचिए, वीडियो को स्टॉप करके उसका आंसर सोचिए, उसको लिखो एंड देन जब मैं आंसर उसका पढ़ूंगी, बताऊंगी आपको, तो उससे आप अपना आंसर मैच करिए। और कौन सा पॉइंट आपने नहीं लिखा वो आपको देखना है, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व की दो विशेषता लिखें। बाल गोविंद भगत का व्यक्तित्व कैसा था वो आपको लिखना है। तो आप यहाँ से लिखेंगे, इस वीडियो को स्टॉप कर सकते हैं अगर आंसर लिख रहे हैं तो। बाल गोविंद जो भगत थे वो गृहस्थ होकर भी साधु का प्रतिनिधित्व करते थे, यानी वो उनकी घर गृहस्थी थी पर वो साधु की तरह जीवन व्यतीत करते थे। सामाजिक रूढ़िवादिता में विश्वास नहीं रखते थे। वो वह कबीर को अपना साहब मानते थे, उनके गीत गाते थे और जो कुछ भी खेत में उपजता उनको सबसे पहले कबीर के मठ में रख देते थे। दूसरा प्रश्न है, मन्नू भंडारी और उनके पिता के बीच मतभेद के दो कारण लिखिए। यानी जब लड़ाई होती थी मन्नू भंडारी और उनके पिता के बीच में, आपको उनके दो कारण लिखने हैं। पहला तो मन्नू भंडारी के पिता चाहते थे कि वह अपने घर में होने वाले राजनीतिक पार्टियों के लोगों के विचार सुने और समझे कि देश में क्या कुछ हो रहा है। यही पिताजी के द्वारा दी गई आज़ादी की सीमा थी। वह क्रोधी और अहंकारी स्वभाव के थे, लेकिन मन्नू की आज़ादी की सीमा चार दीवारी से बाहर निकलकर आज़ादी के आंदोलन में भाग लेना था। इसी कारण अपने पिता के साथ मन्नू की जो वैचारिक टकराहट थी, क्योंकि दोनों के विचारों में विपरीत सोच थी। वो जो सोचते थे कि चार दीवारी में बंद रह के वो आज़ादी सोचे, बट मन्नू भंडारी सोचती थी कि मैं बाहर निकल के आंदोलन करूं। दूसरा, जो मन्नू स्वच्छंद ख्याल वाली थी और पिता जो है वो शक्की स्वभाव के थे और वो किसी की बातों पे भी आसानी से आ जाते थे। अगर कोई बोल रहा है कि अच्छी है तो अच्छी हो जाएंगी बच्ची, और अगर वो कोई बोल रहा है कि ऐसे लड़की को नहीं रखना चाहिए तो वो शक करने लग जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कैप्टन कौन था? वह मूर्ति के चश्मे के बार बार क्यों बदल दिया करता था? आपको लिखना है। तो आप यहाँ से लिखेंगे, कैप्टन चश्मे वाला चश्मा बेचने वाला था, दुबला पतला मरियल सा आदमी था। वह इतना बड़ा देशभक्त था कि वह रोज अपनी फेरी में से नया चश्मा नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति पर लगा दिया करता था। उसकी देशभक्ति का मजाक उड़ाने के लिए लोग उसे कैप्टन कहकर पुकारते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। खीरा काटने के में नवाब साहब की विशेषता का चित्रण अपने शब्दों में कीजिए। तो नवाब साहब की आपको चित्रण यानी उनके बारे में लिखना है। नवाब साहब ने पहले खीरा को धोया, पोंछा, सुखाया और फिर तौलिए से साफ किया। तत्पश्चात खीरे को फाकों में काटा और नमक लगाकर लाल मिर्च की सूखी बुरकी दी। इतने इत्मीनान से खीरों को सूंघकर बिना खाए ही दसा स्वादन करके खिड़की से बाहर फेंक दिया। तो ये प्रतिक्रियाएं उनकी व्यक्तित्व की दिखाई हैं खीरा काटते वक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंड जितनी भी अभी तक आप वीडियो देखे होंगे, आपने सारी अगर नहीं देखी तो प्लीज़ सारी वीडियोस देख लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब आपने ज़्यादातर बाकी पार्ट को नहीं देखा होगा, मैंने लखनवी अंदाज की ज़्यादातर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाया आपको। अब हम और पाठों के भी देखेंगे। सूरदास के पद पाठ के आधार पर आपको गोपियों के किन उदाहरण के माध्यम से उद्धव को लाने दिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में ज़रूर आता है, आप इसे याद भी कर लीजिएगा अगर आपको ये आंसर नहीं आता तो। आप लिखेंगे, गोपियों ने उद्धव से कहा कि उद्धव तुम कोमल के पत्ते के समान हो। कमल का पत्ता कैसा होता है? जो जल में भी रहता है और जल के प्रभाव से नहीं आता, यानी जल उसकी बूंद एक बूंद भी नहीं पड़ती उसे। और वो कहती हैं कि तुम तेल के समान हो, तेल की गागरी के समान हो। कृष्ण जल के समान हो जो तेल पर अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाता, यानी तेल पड़ा हुआ है और पानी उसके ऊपर है तो पानी और तेल अलग हो जाएंगे, वो उस पर प्रभाव नहीं कर सकता। गोपियाँ कहती है स्वयं को चींटी और कृष्ण को गुड़ के समान बताती हैं। गोपियाँ कहती है कि जिस प्रकार जो हारिल पक्षी है ना, जैसे चींटी जो है वो बिना गुड़ के बिना नहीं रह सकती ना, वो यही कहती है। गोपियाँ अपने आप को चींटी बताती है और कृष्ण को गुड़, वो गुड़ के बिना यानी कृष्ण के बिना नहीं रह सकती। और गोपियाँ कहती हैं कि वो जिस प्रकार जो हारिल पक्षी है, आगे आप लिखेंगे, जो हारिल पक्षी होता है ना वो अपने पाँव में हमेशा लकड़ी रखे रहता है, यानी अपनी लकड़ी को पंजी में दबा कर रहता है।
ठीक है, इसी प्रकार वह कृष्ण को मजबूती से पकड़ रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, उत्साह कविता में कवि बादलों को गरजने के लिए क्यों कहता है? बादल से कवि की अन्य अपेक्षाएं क्या हैं? तो आप लिखेंगे कवि निराला जो है वह एक क्रांतिकारी कवि है। वह लोगों में उत्साह बढ़ाकर क्रांति के द्वारा परिवर्तन लाने की बात कहते हैं। साथ ही प्यासे, शोषित, पीड़ित जन की आकांक्षाएं पूरी करने की भी बात करते हैं। कवि का मानना है कि किसी भी प्रकार की परिवर्तन के लिए कोमलता नहीं, कठोरता की आवश्यकता होती है। इसलिए कवि बादल को बरसने के स्थान पर गरजने का आह्वान करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन जो है वो छाया मत छूना वाली पोएम से, तो ये नहीं करना हमें। फसल कविता में हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहते हैं आपको बताना है। यानी हाथों के स्पर्श से जो गरिमा और महिमा होती है वो बताना है आपको। तो फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि परिश्रमी किसानों, जो बहुत मेहनत करते हैं किसान, उन्हें सलाम करना चाहते हैं तथा परिश्रम का महत्व बताना चाहते हैं। यानी मेहनत करने का कितना इम्पोर्टेंस है। किसान तपती गर्मी, कड़कड़ाती तथा हार्ड कटपटाती ठंड तथा मूसलाधार बारिश में, बहुत तेज बारिश में भी दिन रात परिश्रम यानी मेहनत करते हुए खून पसीना एक करके फसल उगाने में लगे रहते हैं। उन्हीं के हाथों के स्पर्श के कारण फसलों में, खेतों में लहलहाती फुलफुलाती दिखाई देती है। कवि किसान के प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, संगीतकार किन किन रूपों से मुख्य गायक की सहायता करता है? कविता के आधार पर उसकी विशेष भूमिका को स्पष्ट कीजिए। यानी कैसे वो हेल्प करता है वो आपको लिखना है। तो संगीतकार मुख्य गायक को हमेशा बुलंदी पर पहुंचाने में मदद करता है। वह हमेशा मुख्य गायक के सुर में सुर मिलाकर अपने बुलंदी पर पहुंचाने में प्रमुख भूमिका निभाता है। मुख्य गायक के सुर में सुर मिलाकर उसके प्रभाव को बढ़ाता है। जिस प्रकार क्रिकेट के मैदान में सभी खिलाड़ी अपना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन श्रेय किसको जाता है? कैप्टन को जाता है। ठीक, उसी प्रकार मुख्य गायक की सफलता के पीछे संगीतकार यानी जो बाकी उनका हेल्प करते हैं उनका हाथ होता है। संगीतकार गायक को महत्व को बनाए रखते हैं और अपना श्रेय भी नहीं लेते। अब ये जो प्रश्न है 5 नंबर का, जो कि यानी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अथवा वाला हम नहीं करेंगे, हम यही वाला करेंगे कि अथवा वाला आपके चैप्टर से नहीं है। माता का आंचल नामक पाठ में लेखक ने तत्कालीन समाज के पारिवारिक परिवेश का जो चित्रण किया है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो वो आप कैसे लिखेंगे? माता का आंचल ग्रामीण संस्कृति पर आधारित लेखक के बचपन का संस्मरण है, यानी इनकी याद है। उस समय के सामाजिक परिवेश के में बच्चों का बचपन बहुत ही स्वच्छंद और आनंद में था। पारिवारिक स्नेह तथा पिता पुत्र के प्रति अगाध प्रेम था। लेखक भोलानाथ उस समय का वर्णन किया है कि उनका अधिक समय पिता के साथ ही बीतता था। माता से सिर्फ दूध पीने का नाता था। सारा दिन भोलानाथ अपने मित्रों के साथ खेल तमाशों में व्यस्त रहते थे। पिता भी उसकी हर गतिविधियों में शामिल रहते थे। परंतु जब संकट आया तो भोलानाथ माँ की शरण में जा छुपता, क्योंकि हर बच्चों को लगता है कि संकट में माँ का, आगे आप लिखेंगे, संकट में जो माँ का आंचल है वो उससे सबसे सुरक्षित और महफूज जगह है। बच्चों की शरारती तथा धार्मिक वातावरण का वर्णन भी किया है। नेक्स्ट आगे हम क्वेश्चंस करते हैं। पहला खंड गा का क्वेश्चन आपको दे रखा है यहाँ पे। पहला क्वेश्चन आपकी सिलेबस में नहीं है। दूसरा है, मन्नू भंडारी का अपने पिता से जो वैचारिक मतभेद था उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो मन्नू भंडारी के पिता चाहते थे कि वह घर में होने वाली राजनीतिक पार्टियों के लोगों से विचार सुने, जाने और समझे कि देश में क्या हो रहा है। यहीं पिताजी ये भी चाहते थे कि वो 4 दीवारी में सीमित रहे, यानी के द्वारा दी गई जो आज़ादी की सीमा थी। लेकिन मन्नू भंडारी की आज़ादी की सीमा 4 दीवारी में से बाहर निकलने की थी, कर आज़ादी के आंदोलन में भाग लेना था। पिता को पढ़ने लिखने की स्वतंत्रता स्वीकार्य थी और पर राजनीतिक आंदोलन में भाग लेना पसंद नहीं था। मन्नू भंडारी ये सब करना सही मानती थी। इसी कारण अपने पिता के साथ मन्नू की वैचारिक टकरार थी, क्योंकि दोनों के विचार में विपरीत सोच थी। पिता चाहते थे कि वो घर पे ही रह के सब कुछ करे और बेटी चाहती है कि वह बाहर निकले। तीसरा प्रश्न है, नेताजी का चश्मा पाठ में बच्चों द्वारा मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगाना क्या प्रदर्शित करता है? कि बच्चों में भी देशभक्ति की भावना है, ये यही करता है। आपको इसे बढ़ा के लिखना है, 2 नंबर का है, क्योंकि बच्चों द्वारा नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगाना ये उम्मीद जगाता है कि हमारी भावी पीढ़ी में देशभक्ति की भावना, देश के शहीदों का आदर, नई पीढ़ी में जिम्मेदारी का एहसास प्रबल है।
इस देश के नवनिर्माण में न केवल युवा बल्कि बच्चा बच्चा भी अपना योगदान देने में तत्पर है। बड़े व्यक्तियों से कहीं अधिक बड़े देशभक्त हमारे ननिहाल है। हमारा देश जो है वो सुरक्षित हाथों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत सुस्त और बोधे से बेटे के साथ कैसा व्यवहार करते थे और क्यों? तो आप लिखेंगे यहाँ पे आंसर, बाल गोविंद भगत का मानना था कि ऐसे व्यक्तियों को अधिक प्यार और स्नेह की आवश्यकता होती है जो लोग मानसिक रूप से सुस्त और बोधा होते हैं, यानी जो आलसी होते हैं। माता पिता के उनके प्रति कर्तव्य और भी बढ़ जाते हैं। उनका ये मानना था कि ऐसे लोग निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। वह प्रेम और ममता के अधिकारी सामान्य लोगों से ज़्यादा होते हैं। यदि ऐसे, आप लिखेंगे आगे, यदि ऐसे बच्चों को तिरस्कार उपेक्षित किया जाए तो उनमें असुरक्षा व हीनता की भावना जन्म लेगी तथा उनके भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। यानी अगर हम उन्हें ज़्यादा प्यार नहीं करेंगे तो उनमें असुरक्षता, यानी उन्हें लगेगा कोई हमारी हेल्प ही नहीं करता, कोई हमें प्यार ही नहीं करता, उन्हें ऐसी वाली भावना जग जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर बताइए कि लेखक ने यात्रा करने के लिए सेकंड क्लास का टिकट ही क्यों खरीदा? तो ये मैंने अपनी लास्ट वीडियो जिसमें मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही डिस्कस करे थे उसमें भी बताया था, बट आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो मैं इसमें भी आपको बता देती हूँ। तो आप लिखेंगे, लेखक नई कहानी की रचना करना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि मुसाफिर की ट्रेन में सेकंड क्लास का डिब्बा बिल्कुल खाली होगा, क्योंकि जिससे वह भीड़ से बचकर नई कहानी के विषय में एकांत में चिंतन करने के साथ साथ प्राकृतिक दृश्यों की शोभा भी निहार सकेंगे, जिस कारण उन्होंने एकांत की दृष्टि से सेकंड क्लास का टिकट खरीदा। और वो मानते थे कि अगर सेकंड क्लास का जो किराया होता है वो अधिक होता है तो कम लोग इसे खरीदते हैं, भीड़ कम होगी। किराया अधिक होता है तो भीड़ कम होगी और उन्हें एकांत चाहिए था। नेक्स्ट आगे आपको दे रखा है, किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। संगीतकार की मनुष्यता किसे कहा गया है? वह मनुष्यता कैसे बनाए रखता है? तो आप लिखिए, संगीतकार की मनुष्यता ये है कि वह हमेशा स्वयं को मुख्य गायक के पीछे ही रखता है। वो मुख्य गायक को ही सबसे अधिक मानता है। वह अपनी मनुष्यता बनाए रखने के लिए कभी भी मुख्य गायक का अकेलेपन का एहसास नहीं होने देता। वह हमेशा मुख्य गायक को ऊंचाई पर रखता है तथा गायक की गरिमा को बनाए रखता है। जब मुख्य गायक का स्वर कभी अनहद से भटक जाता है तो संगीतकार उन सुरों को संभालने का कार्य करता है और मुख्य गायक को हताश नहीं होने देता। मुख्य गायक के सुर से सुर अपना सुर ऊपर नहीं रखता। इसी प्रकार वह अपनी मनुष्यता को बनाकर रखता है। दूसरा प्रश्न हमें दे रखा है, अट नहीं रही कविता के आधार पर बसंत ऋतु की शोभा का वर्णन कीजिए। तो आप लिखेंगे, कवि निराला फाल्गुन और बसंत की शोभा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि चारों ओर प्रकृति में अद्भुत सौंदर्य बिखरा हुआ है। बसंत का मादक सौंदर्य आंखों में समा नहीं पा रहा। पेड़ों पर नए पल्लव, दल लाल और हरे रंग के पुष्प आ गए हैं। प्रकृति के गले में ही रंग बिरंगे पुष्पों की माला सजी हुई है। चारों ओर खुशहाल वातावरण है। बसंत की शोभा मंत्रमुग्ध करने वाली है, जिसको आंखें स्वीकार नहीं कर पा रही। तीसरा प्रश्न है, परशुराम ने अपनी किन किन विशेषताओं के उल्लेख के द्वारा लक्ष्मण को डराने, यानी परशुराम बोल रहे थे ना मैं ऐसा हूँ मैं वैसा हूँ, तो वो किन किन विशेषताएं अपनी कौन कौन सी जो है कैरेक्टर्स बता रहे हैं जिससे लक्ष्मण को वो डराने का प्रयास कर रहे हैं कि ये बच्चा ये तो डर जाएगा। तो परशुराम बोले हैं, यहाँ पे ये सेंटेंस सही नहीं दे रखा है, लक्ष्मण समबाहु की 1000 भुजाओं को काटने वाली मेरी इस कुल्हाड़ी को और देख। यानी परशुराम बोलते हैं कि लक्ष्मण सहस्रबाहु, यानी जिसकी इतनी ज़्यादा भुजाएं हैं, 1000 भुजाओं को काटने वाली मेरी इस कुल्हाड़ी को देख जो उनके हाथ में होता है। ये गर्भ के शिशुओं को भी नहीं छोड़ती, यानी ये जो पेट के अंदर जो बच्चा होता है ना, इसकी टकराहट से गर्भ के अंदर जो शिशु है वो भी मर जाते हैं। ये बड़ी क्रूर है, पल भर में मैं तुम्हें इस काल का निवाला बना दूंगा, वो ये कहते हैं। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यंत क्रोधी हूँ, ये सब बताते हैं। मैंने अपनी भुजाओं के बल से धरती को क्षत्रविहीन कर दिया था, यानी उन्होंने कहा था कि मैंने धरती पर जितने भी क्षत्र हैं उन सबको मार दिया था अपनी भुजाओं के बल पे। साथ ही सहस्रबाहु वध करने वाला बताया है, यानी 7 भुजाओं वालों का भी वध करा है। अनेक बार इस धरती को जीतकर ब्राह्मण को दान में दिया, यानी अनेक बार मैंने इस धरती को जीता और ब्राह्मणों को दान में दिया है, पर कभी कभार तब भी कुछ क्षत्रिय बच जाते थे। और जो लक्ष्मण जी हैं, राम जी हैं, वो सब क्या क्षत्रिय हैं, जो राजा कुल
के हैं वो क्षत्रिय हैं, और जो ब्राह्मण होते हैं वो जो साधु टाइप है उन्हें ब्राह्मण की कैटेगरी में आ जाते हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, यहाँ पे ये वाला चैप्टर आपका आ ही नहीं रहा है। कवि ने शिशु की मुस्कान को दंतुरित मुस्कान क्यों कहा है? कवि के मन पर उस मुस्कान का क्या प्रभाव पड़ा है? तो आप यहाँ से इसका आंसर करेंगे, कवि ने शिशु की मुस्कान को दंतुरित मुस्कान इसलिए कहा है, अर्थात शिशु के नए दांतों की मुस्कान। शिशु की दंतुरित मुस्कान कवि के लिए मृतक में भी जान, यानी मरा हुआ भी उसमें जान आ जाएगी अगर वो उसकी मुस्कान देख लेगा तो। कवि के मन पर शिशु का मुस्कान का ये प्रभाव पड़ता है कि उसे लगता है कि कमल का फूल तालाब को छोड़कर स्वयं उसकी झोपड़ी में आकर खिल गया है, ऐसा उन्हें लगता है। उसके मन में तरह तरह की कल्पनाएं आती है। कवि अत्यंत प्रफुल्लित हैं और आश्चर्यचकित हैं, उसका वात्सल्य जाग उठता है। तो यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।